आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है। देश की सुरक्षा, विदेश नीति और साथ ही भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे सर, रिटायर्ड, जिनसे हम बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने देश की सेवा में कई साल दिए हैं, भारतीय सेना को कई साल दिए हैं। आज हम जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे जिसे देवेंद्र प्रताप पांडे ने बहुत नजदीकी से देखा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, उसके साथ जो उतार चढ़ाव के रिश्ते रहे हैं, उनकी हकीकत को हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही पड़ोसी देशों की जो राजनीति रही है उसे भी आज समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात करेंगे, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पर भी बात करेंगे और साथ ही हम बात करने वाले हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान को डिकोड करने को लेकर भी, जो लगातार वो साजिशें रचता रहता है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। सर, शुरुआत करती हूं सबसे पहले पाकिस्तान से, क्योंकि जब भी हम दुश्मन देश की बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम ही आता है। कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने हमारे साथ कई समझौते तोड़े हैं। कराची की बात कर लें या फिर इससे इतर कई समझौते उसने तोड़े हैं, बार बार ऐसा करता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की हरकतों से उसकी इंटरनेशनल छवि पर इम्पैक्ट पड़ता है? तो आकांक्षा, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ें रिबट करूँगा आपकी। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है, बट वो एक इरिटेंट है हमारे लिए। ठीक है, वो देश है नहीं, एक वो बड़ी आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम जोग्राफिकल एंटिटी बनाया हुआ है जहाँ पर 4-5 किस्म के लोगों को बांध के रखा गया एक जियो स्ट्रेटजिक पर्पस के लिए, जियो पॉलिटिकल पर्पस के लिए। जहाँ पर जब पार्टीशन हुआ हमारे देश का, तो पाकिस्तान किसी की अपेक्षा में नहीं था, किसी के प्लान में नहीं था, मगर अंग्रेज़ों की जैसी रणनीति रही है, 2 रणनीति रही इसके अंदर। एक तो उन्हें बहुत गुस्सा था कि उनका एक रिसोर्स रिच ह्यूमन मैन पावर्स के हिसाब से, ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से, और जो बाकी खान सामग्री या जो मटेरियल होता है उसके हिसाब से उनके कब्ज़े से निकला था। इंडिया वॉज दैट सोने की चिड़िया जो उनसे छीना जा रहा था और उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा देश कभी भी उभर के आए, तो उसको विच्छेद कर देने में ही उनको बहुत अच्छा था। ये सारी चीज़ें उनकी एक रणनीति थी। और दूसरी बड़ी रणनीति का हिस्सा ये था कि सोवियत रशिया वॉज मोर पावरफुल, बहुत पावरफुल था, और उनको ये लग रहा था कि हमारे जो देश के नेता हैं वो सोशलिज़म के लोगों के बारे में सोचते हैं, और वो सोशलिज़म कैपिटलिज्म से हट करके इज़ मोर अलाइन टू कम्युनिज़म। उनको लगा कि ये अगर दोनों देश आपस में थोड़ा सा ज़्यादा इंगेजमेंट हो जाएगा तो हमारे लिए भारी पड़ेगा। यही जो चीज़ थी, इसकी वजह से पाकिस्तान को बनाया गया। पाकिस्तान एक्चुअली में बलूचिस्तान अलग देश है, सिंधु देश अलग देश है, जो ऊपर पश्तून जो रहते हैं वो अलग है, और हम गिलगित बल्तिस्तान को भूल जाते हैं जब आप POJ बोलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है जो हमारे देश का है, और वो भी बहुत चोरी से, बहुत एक डिसेप्शन के तरीके से, एक मेजर ब्राउन करके था ब्रिटिशर्स का, उसके हवाले से उस इलाके पे कब्ज़ा किया गया। राइट। सो ये जो चीज़ें हम भूल जाते हैं। सो रही बात उनकी इज्जत की, जब कोई देश एक रेडिकलाइजेशन के रास्ते पे चलता है, राइट, तब उसकी छवि बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरती है। और पाकिस्तान ने 2 चीज़ें डिसाइड करी। रेडिकलाइजेशन वाज नॉट पार्ट ऑफ उसका स्टार्ट में, बट धीरे धीरे उसको लगा कि इस 5-6 किस्म के लोगों को बांध के रखने के लिए धर्म के रास्ते पे जब चलेंगे तब हम इनको बांध के रख सकते हैं, वरना ये आपस में बिखर जाएंगे। राइट। सबसे पहली बात है, ये इनकी सबसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, और आप देख ही रही हैं आज की तारीख में काफ़ी उनके प्रॉब्लम्स हैं। ट्राइबल एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम है, सिंध देश में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है। दूसरा उन्होंने तरीका अपनाया कि हमें एक बड़ा दुश्मन चाहिए। राइट। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अपनी माता, अपने पिता। भाई हमारे देश से निकल के गया, भारत देश से, और पाकिस्तान बना,
तो सबसे बड़ा एक उंगली जो है उस तरफ था, ताकि अपने देश को बांध के रख सके। और उस चीज़ के लिए उन्होंने ना अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दिया, ना अपने देश के अंदर ध्यान दिया, ना एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, और वो धीरे धीरे एक दूसरे देशों की प्रॉक्सी बनते चले गए। पहले वो ब्रिटिशर्स की प्रॉक्सी बन के बने। जब ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा सब कुछ जो स्ट्रेटजिक डोमिनेशन था वो अमेरिका के पास चला गया, तो फिर ये चीज़ अमेरिका और अमेरिका की डीप स्टेट ने टेक ओवर कर लिया। और काफ़ी समय तक पाकिस्तान एक प्रॉक्सी है अमेरिका का इस रीजन के अंदर। और धीरे धीरे जब चाइना पावर में आने लगा, उधर पैसा मिलने लगा, एक कुछ और भी चीज़ें हो गई, तो फिर पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि बिटवीन चाइना और अमेरिका के बीच में गेम खेलेंगे। पैसा यहाँ लेंगे, सपोर्ट वहाँ से लेंगे, हथियार चाइना से आएंगे, बट फिर भी हमारी जो लिंकेजेस हैं वो वेस्टर्न देश के बाद अमेरिका के साथ रहेगी। और ये चीज़ जब चलती है और एक आप प्रॉक्सी हो जाते हो, तो जाहिर है आप ना इधर के हो ना उधर के हो, और आपकी छवि गिरती जाती है। तीसरी जो एक चीज़ बहुत अहम हुई वो ये है कि जब तालिबान वाला ऑपरेशन हुआ और तालिबान सक्सेसफुल हो गया एक प्रॉक्सी वॉर के तहत सोवियत रशिया को हराने में, जिसमें अमेरिका का सिर्फ पैसा और इंटेलिजेंस का मामला था, तब पाकिस्तान ने सोचा यार ये तो चीज़ें सही हो गई हैं, लेट अस नाउ फोकस ऑन इंडिया। और फिर उन्होंने इंडिया के ऊपर उन्होंने सोचा कि यही चीज़ हमने जम्मू कश्मीर के अंदर अप्लाई करना है। उन्होंने लेसन नहीं सीखा। 47-48 के अंदर भी कबाइल लेके आए, 65 के अंदर भी उन्होंने वही चीज़ करने की कोशिश करी। दोनों में फेल हुए, बिकॉज जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ नहीं, कुछ लोग उनके साथ में, बट जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ नहीं, और दोनों टाइम वो फेल हो गए। तीसरी बार भी उन्होंने कोशिश करी, जो फाइटर्स थे, एक्सपीरियंस था, हथियार था, पैसा था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेर गिवन टू पाकिस्तान ताकि अफगानिस्तान के पीछे लड़ाई हो सके, ट्रेनिंग के लिए, हथियार के लिए। वो सारी चीज़ें उसने इंडिया के ऊपर लगाने की कोशिश करी और फेल हो गया। मगर वो इस रास्ते पे इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी है उसके पास इंडिया एज एन एनिमी और कोई सोच रह नहीं गया है, राइट। और जिस टेररिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया हमारे खिलाफ, आज वो टेररिज्म पूरी दुनिया में जाके बोल रहा है। तो उसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया? एबोटाबाद में पकड़ा गया। कई और बड़े बड़े टेररिस्ट नेता जो उनके लीडर थे वो कहाँ मारे गए? पाकिस्तान में मारे गए। तो आज पूरा जग जानता है कि पाकिस्तान इज़ अ टेरर स्टेट। मगर अभी क्या करें, आपको डील करना है, इसलिए आप उसके साथ डील कर रहे हैं। और जिस देश के अंदर पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बात करने के बजाय उनके मिलिट्री लीडरशिप के साथ में बाकी देश अगर बात करें, तो आप ये समझिए कि उस देश का बंटाधार हो चुका है। और वो अभी भी हम देख रहे हैं एक कंट्री में वो वापस से अभी जाने वाले हैं। क्योंकि अब आज हम बात जम्मू कश्मीर को लेकर कर रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर कर रहे हैं, तो अभी और कंट्रीज़ पर मैं अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन सर, अभी आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। भारत के जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की नज़र शुरू से रही है। अक्सर आरोप लगाता रहता है भारत पर कि वहाँ मानव अधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? और फिर अगर हम POJK की बात करते हैं, आपने ये सारी चीज़ें ग्राउंड पर बहुत डीपली देखी हैं, तो वहाँ पर हालात आपको किस तरह के नज़र आते हैं? देखो, आपने 3 सवाल पूछे। आपने ये पूछा है कि पाकिस्तान की नज़र जम्मू कश्मीर पर रही है, दूसरा आपने पूछा कि मानव अधिकार जम्मू कश्मीर के अंदर, और तीसरा आपने पूछा POJK के बारे में। सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान की नज़र जम्मू कश्मीर पे नहीं है। जम्मू कश्मीर के रास्ते से पूरे देश के ऊपर है। तो हर बार मैं यही सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर आपने ये सोचा, और कई लोग सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं, कई थोड़े से हमारी स्ट्रेटजिक कम्युनिटी के लोग बोलते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर का मसला हल जाएगा तो हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो जाएगी। पाकिस्तान का नज़र जम्मू कश्मीर पे नहीं है, हमारे पूरे देश पर है और धर्म के नाम पर है, और ये चलेगा, राइट। जम्मू कश्मीर इज़ यूज्ड एज अ लेवरेज हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश की कम्युनिटीज़ के खिलाफ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन सर, फिर परमानेंट सॉल्यूशन हम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? चलिए वो आगे मैं बताता हूँ परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में। दूसरा आपने बोला जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में। जब एक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होती है ना, तो उसमें हमारे देश के लोग ही काफ़ी
हमारे खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा पेड मीडिया होता है, पेड लोग होते हैं। तो हमारे में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनकी आशाएं हैं कि भाई हम सेपरेट स्टेट होगा, सेपरेट कंट्री होगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊँगा यहाँ का, या हम धर्म के नाम से पाकिस्तान में मिल जाएंगे तो शायद मुझे अलग से कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे कई लोग हमारे देश के अंदर भी हैं जो एक प्लान्ड मीडिया सिस्टम चलाते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। कुछ लोग हमारे देश में हैं, मगर ज़्यादातर लोग डायस्पोरा में जो पॉपुलर हैं, पावरफुल हैं, जिनको डीप स्टेट से या बाकी जगह से पैसा आता है, ऐसे पैसा आता है, और वो इस चीज़ को, इस मुहिम को चलाते हैं। मैंने 1990 जब ये टेररिज्म शुरू हुआ था कश्मीर के अंदर से लेकर के 2022 तक 7 टेन्योर काटे हैं कश्मीर के अंदर, और मैं आपको एक डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर आप फिज़िकल अब्यूज़ के तौर पे देखें तो हमारी जो सेना है या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मैं ये नहीं कहना था कि 100% अच्छे हैं, मगर अगर कोई चीज़ गलती अगर होती है और हमारी निगाह में आता है तो सज़ा मिलती है, और जो सज़ा मिलती है वो बहुत सख्त सज़ा मिलती है। राइट। कोई भी देश की सेना या सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस कहीं काम करती हैं तो वहाँ कोई ना कोई 19-20 हो जाता है, मगर जब वो 19-20 होता है तो उसके ऊपर पूरा एक्शन होता है। मगर जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, कई लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन बोलते हैं कि हम रोड के ऊपर जा रहे थे, हमारी गाड़ी को चेक किया गया। जाहिर है जहाँ पर अगर टेरर है, जहाँ पर एक आम आदमी और टेररिस्ट के अंदर शिनाख्त करना बहुत मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की चेकिंग और वो सब चीज़ें होंगी। जब वो चीज़ें होती हैं तो उसको अगर आप लिंक करेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन से तो गलत हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो है जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और वहाँ के जो सेपरेटिस्ट लोग थे पाकिस्तान के दिए हुए कैलेंडर के ऊपर बंद कर देते थे, और अगर 365 दिन के अंदर 300 दिन अगर बंद है किसी न किसी बहाने से, तो ह्यूमन राइट वायलेशन उन बच्चों का है जो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, ह्यूमन राइट्स उनका है जो बिजनेसेस नहीं चला सकते, ह्यूमन राइट्स उनका है जो लोग ऑफिस में जा कर के अपने रोज़मर्रे की काम चीज़ नहीं कर सकते। जब एक रीजन को आप बिल्कुल बंद के अंदर डाल देते हैं, वो भी एक बड़ा ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है। मगर आप अच्छे देखिए, पिछले कम से कम 10 सालों में, 12 सालों में कश्मीर के अंदर एक अमन शांति का हिसाब है। पिछले 5-6 सालों के अंदर सारे कॉलेजेस ही नहीं चल रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफडीआई, बाहर से इन्वेस्टमेंट, बाहर के विदेशों की तरफ से इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं उस इलाके में। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, राइट? सो दे विल बी कंसिडर्ड। ये काफ़ी चीज़ें लोगों ने मिथ्या फैलाई है और ह्यूमन राइट्स के बारे में। अब इसी ह्यूमन राइट्स को अगर आप POJK में देखें, मैं कई बार जब कोर कमांडर भी था तो कोई इवेंट हुई, जैसे करन सेक्टर में हुआ या तंगदार में हुआ, जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ में, तो वहाँ इवेंट हो रहा है, तिरंगा फहरा हुआ है, लोग गेम खेल रहे हैं, फेस्टिविटीज़ ऑन। वहीं नदी के पार, किशनगंगा के पार, लोग, कश्मीरी पॉपुलेशन, जम्मू कश्मीर के लोग जो हमारे हैं, जो उधर हैं इस वक्त, वो बैठ करके इसको, पूरे इवेंट को देख रहे हैं। जहाँ प्रताड़ना हो रही है वहाँ पे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ की जो ज़्यादातर कम्युनिटी है वो शिया कम्युनिटी है। उनके साथ जो टेरर एक्टिविटी स्टेट कर रही है उसके बारे में पेपर में भी नहीं आ रहा आज की तारीख में। बहुत कम लोग उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो एक न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, न एजुकेशन है, सिर्फ मदरसों में पढ़ाई करके वो ये कोशिश करते हैं कि POJK के अंदर जो बच्चे हैं वो उनके टेररिस्ट के बन करके हमारे देश में आकर के कुछ न कुछ एक्शन करें। तो क्या वो खुश हैं या हमारे लोग खुश हैं? उसी में आपने पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में देखा होगा, कई बार कैंपेन चलता है कि POJK को, मोदी हमको अपने साथ ले लो। ये स्ट्रीट्स पे चल रहा है। वो झंडे वहाँ उठ रहे हैं जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और हमारे देश से जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ जाइए कि कहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। लेकिन सर, ये तो वो वाली बात हो गई पाकिस्तान को लेकर कि हम अपने सुख से तो सुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। घर में हालात इस तरह के हैं कि कटोरा हाथ में आ चुका है।
अपने घर में घिर जाते हैं बार बार, क्योंकि अभी बलूचिस्तान, जब हम ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे थे तो उधर से बलूचिस्तान की तरफ से उस पर हमले किए जा रहे थे, अफगानिस्तान के साथ उसका विवाद। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जम्मू कश्मीर को लेकर उसने कई बार इंटरनेशनली सपोर्ट पाने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिल पाया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? आज तो पाकिस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए सपोर्ट नहीं है। समझ गए, पिछले 5-6 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट जब मैं कोर कमांडर था वहाँ पर, तो एक बड़ा फेमस इन्फ्लुएंसर है टर्किश, और टर्किश की गवर्नमेंट काफ़ी इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती है जम्मू कश्मीर के बारे में। वो कई बार ट्वीट करता था कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी क्यों नहीं पत्थर उठाते, क्यों नहीं ये सब काम, देयर इज़ अ फ्रस्ट्रेशन विच इज़ देयर। तो फर्स्ट इज़ दिस इशू कि पाकिस्तान बाहर ही नहीं है, बट पाकिस्तान के अंदर भी जम्मू कश्मीर के सिलसिले में लोग वहाँ कह रहे हैं हमको रोटी कपड़ा मकान दो, धर्म के रास्ते पे मत लेके जाओ। एक चेंज हो गया है। जो पॉपुलर गवर्नमेंट जो लीडर था इमरान खान, वो जेल के अंदर बंद है। तो वो सारी उनके अंदर की जो एक तकलीफ है वो अलग बात है। आपने एक सवाल पूछा था कि आगे ये कैसे रैशनलाइज, कैसे रिजॉल्व होगा। मेरा मानना है, राइट, मुझे यकीन है कि मुझसे सहमत होने वाले बहुत कम लोग होंगे। कई लोग बोलते हैं कि टॉक होना चाहिए। टॉक पाकिस्तान के साथ में 7 टिकट से चला, बिल्कुल ठीक है। हर बार आपने गले लगाया और वो छुरा जो पीछे से भोंकते हैं, पीछे से भोंका गया। नवाज शरीफ साहब ने अटल बिहारी जी को बुलाया अपने पास, और ऑपरेशन कारगिल हो गया। ऐसे कई इंसिडेंट मैं आपको गिना सकता हूँ। बातचीत चल रही है मगर पीछे छुरा भोंका जा रहा है। वो जो उनकी नियति है वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आज जो बच्चा उनके स्कूलों में एंटी इंडिया, एंटी भारत, एंटी हिंदू रिलीजन जो पढ़ रहा है, और हिंदू रिलीजन नहीं, वो हर रिलीजन के बरखिलाफ पढ़ रहा है, क्रिश्चियनिटी को भी नहीं मानता, इसको नहीं मानता, वो जब वो बड़ा होगा तो वो इसी रास्ते पे चलेगा। जो मुझे लगता है फ्यूचर है, वो फ्यूचर तभी है जब पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटीज़ इकट्ठी हो जाएं और उसको सही रास्ते पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो कि थोड़ा मुश्किल है। सबसे आसान तभी होगा कि जब ये 4 या 5 हिस्सों में पड़ जाए। जो ड्राइविंग फोर्स पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान पंजाब से आता है, ठीक है। थोड़ा सा एक गंगोइज़म है वहाँ पर, एक अलग तरीके की मेंटालिटी है, सोच है। वो अपने पूरे देश को डुबाने के लिए तैयार है। सिंधी ऐसा नहीं करना चाहते, बलोच ऐसा नहीं करता है। आप सुनी रही हैं, पढ़ रही हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो चल रहा है वो ये सब चीज़ें नहीं चाहते। गिलगित बल्तिस्तान वाले तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। सिर्फ एक छोटी कम्युनिटी है, वो है पाकिस्तान पंजाब। जब ये पाकिस्तान पंजाब कंट्रोल हो जाएगा और इसके पास कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो जाहिर है इससे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जब तक पाकिस्तान ये 4 या 5 टुकड़ों में ना बटे, सबकी अपनी अपनी, देखिए बलूचिस्तान का कल्चर ही अलग है। उन्हें तो इंडिया से मतलब ही नहीं है। वो तो इंडिया के साथ में, भारत के साथ में अच्छी दोस्ती चाहते हैं। आज नहीं चाहते, 47 में भी चाहते थे। वो चाहते हैं कि हम देश के साथ, भारत के साथ रहेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने हमें फुली सपोर्ट किया है। तो नहीं, तो वो हमेशा से करते हैं, हम ही नहीं सपोर्ट करते। हम एक थोड़ा सा इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर वी डोंट गो आउट पब्लिकली टू सपोर्ट देम, वॉट एवर कंपल्शंस एंड रीजंस में भी। मगर मुझे लगता है कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया, लोगों ने बहुत खुशी भी मनाई उस वक्त जब भारतीय सेना उनको जवाब दे रही थी। और इस बार लोगों का ये कहना था कि आर पार की लड़ाई है, इस बार शायद चीज़ें या तो उस पार होंगी या इस पार होंगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को सब रोक दिया गया सडन। आकांक्षा, ये पैनल डिस्कशन होते थे, मैं सिंदूर के टाइम भी और सिंदूर से पहले भी। पहले मैं मीडिया में नहीं आना चाहता था, बट थोड़ा सा मुझे कंपल्शन हो गया, लोगों ने बहुत कंपल किया, इसलिए आया मैं। पैनल डिस्कशन के अंदर 6 लोग बैठे हैं, मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बाकी सब 5 लोग कहते थे लड़ाई होनी चाहिए। एक टेरर एक्ट के लिए लड़ाई पे जाना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर बी और एन एक्ट ऑफ वॉर। मुझे नहीं लगता कि एक सेंसिबल दिशा है, ठीक है। बहुत और तरीके हैं, जैसे अभी IWT का हुआ, FATF का हुआ, और भी कई तरीके हैं। उनका इस्तेमाल करके हम एक देश को सही कर सकते हैं। वो कॉस्ट ज़्यादा है। अगर हमारे देश को विकसित भारत बनना है 2047 के लिए,
तो आप इन सब अगर चीज़ों में लड़ जाएंगे, जो पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तानी नहीं चाहता। जो बाकी बड़े बड़े देश हैं जो हमारे देश की प्रगति से नाखुश हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं, जब एक देश हमारे देश जैसा प्रगति के रास्ते पे चलता है तो रिसोर्स के ऊपर हमला होता है, कई चीज़ों पे कंपटीशन होती है, मार्केट्स के लिए कंपटीशन होती है, जॉब्स के लिए कंपटीशन होती है। बाकी जो टॉप के देश होते हैं वो उस चीज़ को अच्छा नहीं मानते, राइट। तो मेरा ये मानना है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, राइट। लेकिन सर अभी आपने जिक्र किया था अभी कि बातचीत के जरिए तो नहीं, बट और भी तरीके हैं ना। हुआ अभी जैसे IWT है, आप ये देखिए कि पिछले 5-6 साल से जब वो इन्होंने बोल दिया नो टॉक्स एंड नो टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, पाकिस्तान के अंदर कितनी प्रॉब्लम हो रखी है, ट्रेड नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर कितनी प्रॉब्लम है। ये पिछले 10-12 सालों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर की हालत है वो नीचे गिरती जा रही है। एक टाइम वो आएगा जब पाकिस्तान के लोग ही गवर्नमेंट से जवाब मांगेंगे कि यार तुम सही रास्ते पे क्यों नहीं चलते हो, राइट। सो दैट इज़ वन वे, क्योंकि जब आप अटैक पे जाते हैं, वॉर पे जाते हैं, तो आप एक पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ बांध देते हैं। यही वो चाहते हैं, वही उसकी मिलिट्री लीडरशिप जो 1 साल पहले पाकिस्तान की जनता लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में खड़ी होकर के बोलती है दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, राइट। पाकिस्तान मिलिट्री की जो छवि थी वो नीचे गिरती चली जा रही थी। ये ऑपरेशन सिंदूर में ठक करके पूरी जनता उनके साथ हो गई, आप समझे, नेगेटिव। मगर यस, पनिशमेंट जरूरी है। उरी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो भी जरूरी है। मगर जो एक एस्केलेशन कंट्रोल है, एक मैच्योर नेशन वो अपने हाथ में रखता है। लड़ाई पे नहीं जाना है, मगर मैंने आपके कान भी पकड़ने हैं, आपकी पिटाई नहीं करनी है, मगर मुझे आपकी तरफ आंख से देखना है ताकि आप ऐसे बच्चे थोड़े सही हो जाओ। तो उरी के बाद में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 4-5 साल ठीक ठाक निकले। 2016 में हुआ, 2019 के बाद में अगला अटैक हुआ, पुलवामा के बाद में बालाकोट हुआ, फिर पहलगाम हुआ, 6 साल निकले। सो वी हैव टू बाय दैट पीस सो दैट हमारा जो फोकस है हमारी देश की प्रगति पे रहे, राइट। अब ऑपरेशन सिंदूर में अगर हमारी देश की जो गवर्नमेंट है वो आर्म फोर्सेस को आदेश देती है कि जिन्होंने ये पहलगाम किया उनको पनिश किया जाए, तो क्या पाकिस्तान की जनता को पनिश करना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी को पनिश करना चाहिए, या पाकिस्तान के लोग जो इस चीज़ को कर रहे हैं उसके लिए करना चाहिए? आपने पनिशमेंट दे दी उनको, आपका गुस्सा शांत हो गया, क्या लड़ाई जाने की ज़रूरत है? मैं एक फ़ौजी हूँ, मुझे तो लड़ाई की बात करनी चाहिए, मगर मैं एक लार्जर पिक्चर में बता रहा हूँ कि क्या अमेरिका जैसा देश हर टेरर अटैक के ऊपर अटैक में वॉर पे गया है, या इवन इज़राइल हर बार लड़ाई पे गया है? हर टेरर अटैक का उन्होंने और कई सिस्टम इस्तेमाल करके उसका जवाब दिया है। क्या कई और देश सीरिया के अंदर और भी जो देश हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, उन्होंने अमेरिकन एसेट्स के ऊपर हमला किया? कि अमेरिका हर बार लड़ाई के लिए गया? जो मैच्योर देश हैं वो इन्हीं झटके में काम नहीं करते, उनके पास और टूल्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति के रास्ते पर चलता रहे। तो मुझे लगता है कि जब हमने 6-7 तरीक़ों जो भी काम किया वो हमने मिलिट्री मिशन, पॉलिटिकल मिशन दोनों हमने अचीव कर लिया था। मगर पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती थी, तो उसका जवाब उनको 9-10 को जब ठीक ठाक मिल गया तो वो मिशन भी अचीव हो गया। अब आप क्या चाहते हो? लड़ाई में अंदर घुस जाओ और जूझ जाओ? तो आप ये समझिए यूक्रेन रशिया के अंदर जो चल रहा है आप उस रास्ते में चले जाएंगे, या इजराइल गाज़ा में चल रहा है आप उस रास्ते पे चले जाएंगे। तो हमको ये सोचना है कि हमें आगे कहाँ जाना है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि पहलगाम के लिए जो हमने पनिशमेंट पाकिस्तान को दी वो काफ़ी हद तक है, अच्छी है, और पाकिस्तान की छवि उसके देशवासियों के अंदर ही बहुत नीचे गिर गई, क्योंकि जब आपने एयरफील्ड को स्ट्राइक कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो पाकिस्तान की जनता जान गई ये जो पाकिस्तान आर्मी है, जो वर्दी है, उसकी छवि जो वो हमको डरा के रखते हैं वो उस काबिल नहीं है। और वहाँ के मंत्री इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे थे। इंटरनेशनली कई मंचों पर उनके स्टेटमेंट आए जो काफ़ी वायरल भी हुए। लेकिन सर आपको लगता है कि पाकिस्तान को जो नुकसान हमने पहुँचाया है सालों तक उभर पाएगा क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एयर चीफ मार्शल की तरफ से भी जिक्र किया गया जो हमने वहाँ पर नुकसान पहुँचाया, 9 आतंकी ठिकानों पर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज
हमारे एयर चीफ ने आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये एक्सेप्ट किया और बताया कि हमने पाकिस्तान के ऊपर उनके 5 फाइटर जेट्स और एक एवैक को क्षति पहुंचाई और डिस्ट्रॉय किया। जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से तो और भी चीज़ें हैं, वो शायद बाद में बताएंगे। हाँ जी। एंड देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है छवि के रूप पे वो बहुत ज़रूरी होती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे देश की जो आर्म फोर्सेस है, हमारी जो एक डिफेंस इंडस्ट्री की काबिलियत है, हमारी जो इंडिजिनस सिस्टम और आत्मनिर्भरता का जो एडवांटेज है, वो हमारे देशवासियों के लिए और दुनिया के अंदर, दोनों के अंदर जग जाहिर हुई और उसकी एक प्रतिष्ठा बनी। तो मैं अपनी बारे में बताता हूँ। वही चीज़ पाकिस्तान के रूप से देखिए, जब आप आकांक्षा पूरी हिस्ट्री के अंदर 25 मिनट के अंदर 11 एयरफील्ड को अटैक करना, एक प्रोफेशनल आर्मी और एक देश की एडी डिफेंस को छेद करके कहीं हासिल नहीं हुआ है। बड़े से बड़े देशों ने नहीं किया इस पिछले 100 साल 50-60 साल के अंदर। मैं बहुत हिस्ट्री पढ़ता हूँ, देखता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, अज़रबैजान अर्मेनिया की लड़ाई देखो तो छोटे किस्म की लड़ाई है, मगर इस तरह की जो कार्रवाई है, रशिया हैज़ नॉट बीन एबल टू डू इट टू यूक्रेन, जबकि रशिया का स्टेचर कहीं और है, यूक्रेन का कहीं और है, राइट। दिस हैज़ बीन अचीव्ड ओनली बाय इंडिया ऑन पाकिस्तान, इज़ अ बिग अचीवमेंट। जो डिस्ट्रक्शन है, जो इनकी ये दैट एयरफील्ड जो किराना के पास में है, वो आज भी नोटेम के ऊपर है। अभी 2 महीने हो गए मेरे ख्याल से, मई में हुआ था, तकरीबन 2-1.5-2 महीने हो गए। आज भी वो एयरफील्ड फंक्शनल नहीं है। हेलीकॉप्टर से लैंड कर सकते हो, छोटे जहाज़ से लैंड कर सकते हो, बट फुल फ्लैश नहीं है। जो उनके ग्राउंड के अंदर जो जेट्स हैं, जो उनकी न्यूक्लियर रिसर्च को लेके जाने की क्षमता रखते हैं, वो ज़मीन के ऊपर डिस्ट्रॉय हो गए। तो एक वो कैपेबिलिटी माइनस हो गई, राइट। किराना के अंदर जैसे लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है और लोग उसके बारे में नहीं बात करना चाहते, जो वहाँ पे डैमेज हुआ है उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल है। ये कई चीज़ें जो हुई हैं मिलिट्री तहत पर, छवि अलग हो गया और मिलिट्री के तहत पे वो उभरना एक समय लगेगा, राइट। तीसरा जो बहुत ट्रस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, उनका सब कुछ चाइनीज़ था। अब क्या वो अपने चाइनीज़ माल के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे? पूरी दुनिया के अंदर चाइना के जो स्टॉक्स थे गिर गए। तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको मत मानिए। स्टॉक्स का इसका मतलब उनके सिस्टम के ऊपर डाउट हो गया, राइट। सो देयरफॉर क्या पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की लीडरशिप इस चाइनीज़ माल पे ट्रस्ट करना चाहेगी? क्योंकि उस 1 घंटे के लिए हमने पूरे एयर स्पेस के ऊपर काबू कर लिया। हमारे जो भी हथियार फायर हुए सब आर पार होकर के हिट हो गए, और उन्होंने जो हथियार फायर किए वो वहीं पर गिर गए, बॉर्डर के ऊपर फेल हो गए। इनफैक्ट आपको याद होगा कि एक पंजाब के अंदर फार्म के अंदर उनकी मिसाइलें बिल्कुल जिंदा मिल गई, राइट। सो यू कैन वेल इमेजिन क्या हुआ है। सो आई थिंक रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सर, एक चीज़ सबसे अच्छी इस ऑपरेशन में ये थी कि हमने पाकिस्तान को तो बताया हमारे देश की रक्षा प्रणाली के बारे में, पूरी दुनिया ने उसका एक एग्जाम्पल देख लिया। अगर आप भारत से पंगा लेंगे तो आपका क्या हश्र हो सकता है। लेकिन एक चीज़ सबसे बेस्ट ये थी कि बेंगलुरु मेड हथियार, जो स्वदेशी हथियार थे, ड्रोन थे, उन्होंने जो कहर बरपाया, अनएक्सपेक्टेड। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो आउटकम्स हैं सिंदूर के, एक बहुत बड़ा मेजर आउटकम जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया, वो ये है कि भारत ने सबको ये बता दिया, पूरी सभी देश विदेशों जो भी पूरी दुनिया है, अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, सबको ये बता दिया कि मैं आपके पास में डोजियर लेके नहीं आऊँगा। वी आर नॉट गोइंग टू कम एंड रिक्वेस्ट यू कि देखिए हमारे पर, वो जैसे छोटे बच्चे आते हैं ना क्लास में, एक दूसरे से लड़ाई हो गई और आप जा रहे हैं बताने के लिए कि उसने किया उसने किया। हम जो करेंगे हम अपने देश के लिए हित करेंगे, और वी विल नॉट कम, बिकॉज हमें मालूम है कि आपके पास दांत नहीं है, आप हमको ही डरा सकते हो, ठीक है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आप उसको कंट्रोल करते हो, पाकिस्तान आपका प्रॉक्सी है, तो जाहिर है आप हमारे लिए
लड़ने के लिए नहीं तैयार हो गए। तो हम जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वैसे भी हम वॉरफेयर और पनिशिंग के लिए हम अपने हित में अपनी मर्जी से काम करेंगे। एक लाइन में बोलता हूँ, वी विल हिट व्हेन वी वांट, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर पॉलिसी शिफ्ट। और ये तो हमने एग्जाम्पल देखा भी है कि भारत अब पूरी दुनिया में भी एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन में भी देखा, क्योंकि आतंक का जिक्र नहीं था तो हमने सिग्नेचर वहाँ पर नहीं किए। अब वापस से जम्मू कश्मीर पे मैं आती हूँ। 2019 के बाद अभी आपने भी जिक्र किया कि वहाँ पर कितने चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पत्थरबाजी की घटनाएं वहाँ पर कम हो गई हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट इतनी तेज़ी के साथ हो रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहे हैं। अभी भी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि पहलगाम में हमला हुआ, लेकिन फिर से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जो 25,000 का कभी डेटा 2019 से पहले होता था, वो लाखों में पहुंच गया है आज। तो ये चेंज कैसे आया, आपको क्या लगता है? या देखो आकाश, मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। चेंज क्यों हुआ है वो मैं थोड़ा बाद में आऊँगा, मगर ये बड़ा ज़रूरी है समझना। पहलगाम हुआ तो 2 तबके के लोग गए। हम जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे, ठीक है, बदला लेंगे। अगर हम कश्मीर और कश्मीरियों को अपना मानते हैं तो हमें ये जो बदला है, ये वाली बात से निकलना पड़ेगा। एक होता है रिवेंज टूरिज्म, ठीक है, वी ओन कश्मीर, वी ओन कश्मीरीज, ठीक है, द वे दे ओन अस। सारी जनता हमारे खिलाफ नहीं है, थोड़े लोग हैं, लोकल सपोर्ट है, मगर थोड़े लोगों का है। जो पिछले 100 साल से या 70-80 साल से दिमाग में डाला हुआ है, वो 5 साल से निकाल देना नामुमकिन होता है। आप तो बचपन में पढ़े हो ना उस चीज़ को पढ़ते हुए, और सडनली आपको बोला जाए कि नहीं अब तो हम सब ठीक ठाक है, हम तो भारतवासी हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। वो शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। वो तभी होगा जब आप कश्मीर और कश्मीरीज को एम्ब्रेस करोगे, जम्मू कश्मीर के पूर्व को एम्ब्रेस करोगे, तो वो उस रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसीलिए जो सदमा कश्मीरियों को भी पहुंचा पहलगाम के बाद, बहुत, उसमें कई लोग हैं जो दिल में बड़े खुश होंगे, ठीक है। वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं, या तो वो धर्म के नाम पे बटना चाहते हैं, या वो शुरू से आज तक आतंकवाद का फ़ायदा उठाते चले आए, पॉलिटिक्स के लिए, बिजनेस के लिए। आफ्टर ऑल जहाँ आतंकवाद होता है, एक इकॉनमी चलती है उसकी, ड्रग्स की, पैसे की, पावर की, लीडरशिप की, काफ़ी चलती है। आफ्टर ऑल एक आदमी तबके को अपने पास लिए करना चाहता है ताकि वो, कि मैं अलग हूँ, तुम सब मेरे साथ वोट दो, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। तो कई लोग खुश भी थे, मगर मुझे लगता है कि ज़्यादातर जनता सदमे में थी इस चीज़ के बारे में, ये क्या हो गया, अब हमारे साथ क्या होगा, राइट। सो जब एक आपको आदत पड़ जाती है ना पीस की, और उनको पीस की आदत पड़ गई 5 साल के अंदर, दैट इज़ अ मेजर मेजर अचीवमेंट फॉर आवर, हमारे देश के लिए और जम्मू कश्मीर वालों के लिए, राइट। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये ट्रांजिशन हुआ 2-3 कारणों से। वो है एक डिसीजन लेना। कई बार सख्त डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है, और ये तो आपको इस गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी पड़ेगी। आप इसकी कितनी भी फॉलीज के बारे में बता दें, मगर डिसीजन लेते हैं, ये कुछ गलत हो जाते हैं, कुछ सही हो जाते हैं, मगर डिसीजन लेते हैं। और ये जो एक डिसीजन था जो हिस्टोरिकली रॉन्ग था, 70-80 सालों से गलत था, उसको उन्होंने एक झटके में करेक्ट कर दिया। इससे एक बड़ा चीज़ क्लियर हो गई, मैंने किस झंडे को सल्यूट करना है। एक जगह पे 2 झंडे नहीं हो सकते, या तो तिरंगा होगा या दूसरा होगा, क्योंकि प्यार बढ़ता नहीं है, प्यार एक तरफ होता है। तो एक जनता को पता चल गया कि यार हमारा झंडा कौन सा है, राइट। दूसरा, 370 आर्टिकल को इस्तेमाल किया जाता था। कौन इस्तेमाल करता था? पाकिस्तान। वेस्टर्न कंट्रीज इस्तेमाल करते थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते थे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते थे। जब सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है 370 का जिक्र करके, और आप उसके बारे में बात करते थे। 70-80 साल निकल गए, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई। जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको चेंज करके आगे चलना चाहिए, राइट। और आगे जब ये 370 हट गया, तो एक जो बैरियर था, लोग कहते हैं वो लिंक था देश के साथ जोड़ने के लिए, मुझे लगता है वो दीवार थी, वो दीवार ख़त्म हो गई। कई अलग छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी जिनके साथ में 370 की वजह से
व्यवहार ही गलत होता था, ठीक है, वो सारी कम्युनिटीज बराबर हो गई। जो पूरे देश के अंदर कानून थे, वो कई कानून वहाँ पे लागू, जैसे औरतों के साथ, महिलाओं के साथ वो कानून नहीं इस्तेमाल हो पाते थे, आज वो सारे कानून उनके लिए भी लागू हो गए। तो यू कांट हैव एन आरपीसी देयर और पूरे देश के अंदर आईपीसी है, यू कैन नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर एंड पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लगा है। ये सारी चीज़ें एक झटके में रिकनसाइल होगी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आई थिंक जब सेंट्रल कंट्रोल था, इससे पहले भी कंट्रोल रहा है थोड़े समय के लिए, मगर वो एक एपिसोडिक कंट्रोल होता था। बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आपने सेपरेटिस्ट के साथ में बात करी, वहाँ के लोकल लीडर से बात करी, कहीं चलो थोड़ा पैसे दे देंगे, ये थोड़ा टेम्पर को डाउन कर लो, राइट। इट वाज अगेन प्लेइंग कि रोते हुए बच्चे को आप और आगे रोनाना सिखा रहे हो। इस बार वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। एक सेंट्रल कंट्रोल के अंदर सिस्टम था कि अगर आप पत्थर मारोगे तो जेल जाओगे, अगर आप सेपरेटिज्म की बात करोगे तो जेल जाओगे, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नौकरी करते हो, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर नौकरी करते हो, सिडिशन की बात करोगे, सबवर्जन की बात करोगे, दुश्मन देश के साथ में काम करोगे, तो आपको हम देश से नौकरी से निकाल देंगे, जेल में डाल देंगे। जब ये क्लैरिटी होती है, सो जो एक आम आदमी है, वही बात है, रेड लाइट पे अगर आप रोकोगे नहीं और जाने दोगे चार को, तो सब निकलने की कोशिश करेंगे, मगर पहले चार को अगर पनिशमेंट मिल जाएगी तो बाकी पूरी जनता सही हो जाती है। और ये जो एक डिसिप्लिन है, एक सही मायने पे रास्ता दिखाना है, वो सारा इंतजाम हुआ। और धीरे धीरे लोगों को अंदाज़ा हो गया कि जब पीस होता है, देखिए आकांक्षा, जैसे आपके माता पिता चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ो लिखो, प्रोग्रेस करो, जॉब करो, हर जम्मू कश्मीर का माता पिता यही चाहता है कि उसके बच्चे, उसकी बच्चियां आगे बढ़ें। मगर वो तभी बढ़ सकते हैं जब एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, ट्यूशन के लिए आ सकते हैं, कॉलेज स्कूल जा सकते हैं, एक आम जिंदगी देख सकते हैं जो हर जगह पूरी देश के बच्चे देखते हैं। कौन ये नहीं चाहता है? सेपरेटिस्ट नहीं चाहते हैं। जब ये चीज़ बच्चों को नहीं मिलेगा तो टेरर के लिए यही बच्चे मिलेंगे, यही बच्चे ड्रग्स में आएंगे और यही बच्चे पथराव के लिए मिलेंगे। वो साइकिल था। आपने जब एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया सिक्योरिटी का, अच्छा वहाँ पे स्टेबिलिटी का, तो बच्चे स्कूल में जाने लगे, धीरे धीरे स्ट्रीट के ऊपर कम हो गए। फिर आपने एक जो हवाला मनी था, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे जो ये 500 रुपये नोट और आधा घंटा प्रोटेस्ट और पत्थर फेंको, वो पैसे निकलते चल गए। जब मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा स्ट्रक पे आने के लिए तो मैं क्यों मारूंगा? तो कई छोटे छोटे जो लोगों को पता नहीं चलता एक्शंस लिए गए बिहाइंड द सीन, जिसकी बंद हो गए। अगर आप बंद करोगे, सड़क पे आओगे तो आप जेल में जाओगे। अब स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है नहीं, तो कई बार क्या होता है कि आपने 4 लोग उठाया, आपने जेल में डाला, तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑपोजिशन वाला है या रूलिंग पार्टी वाला है, वो तो मेरा बच्चा है, मेरा गैंग लीडर है, मेरा पार्टी मैन है, छोड़ दो, खत्म हो गया। ऑल दीज थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पीस। मगर एक लाइन मैं बोलता हूँ, शांति है मगर शांत नहीं है, ठीक है। इट इज़ पीसफुल बट देयर इज़ नो पीस। हमारा जो देश है ना, और देश की जो हमारे लीडरशिप भी है, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, आप सब, हम 2 गोल होता है ना हमारे हॉकी टीम की तरफ से, हमको लगता है मैच जीत गए, और फिर हम ठंडे पड़ जाते हैं, और फिर 4 गोल हो जाते हैं हमारे पीछे। वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट है, टूरिज़्म हो रहा है, टेररिज्म की एक्टिविटी कम है, पथराव कम है, मगर जो एक रेडिकलाइज सोसाइटी का हिस्सा है, जो एक तबका है, वो अभी भी वहाँ पर है। और वो वेट करता है कि जब ये गवर्नमेंट चेंज होगी। आप क्यों समझते हो कि लोग चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट चेंज हो जाए? जिस दिन ये गवर्नमेंट चेंज होगी, उस दिन वो कहेंगे अब हम सांप बाहर से निकल के आएगा और फिर डसेगा। तो वो जो चेंज है उसका माइंड का, वो समय लगेगा उसको चेंज करने के लिए। वायरस है वो, जो रेडिकलाइजेशन और आइडियोलॉजी की वायरस होती है, वो समय लगता है निकलने में। और सर ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना फिर। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू वर्क एट। इट इज अ लॉन्ग एफर्ट, इट इज नॉट अ इजी एफर्ट। अब मैं कुछ और कंट्रीज पर भी आती हूँ। अभी ऑस्ट्रेलियन आर्मी चीफ भारत आने वाले हैं। अगर हम डिफेंस सेक्टर के लिहाज से उनके इस विजिट को देखें तो कितनी इम्पोर्टेंट आपको लगती है? देखिए, समवेयर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर पहले से कुछ ऐसा रहा है कि उनको लगता है कि ये मिलिट्री डिप्लोमेसी को ज़्यादा
तवज्जो नहीं दी जाती ज़्यादा, वो बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स फील कि व्हाट इज़ आर्मी, आर्मी तो तभी ज़रूरत होती है जब लड़ाई के लिए जाना होता है। मगर एक आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है वर्ल्ड ओवर। वो ये है कि जब आप बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जाते हैं, तो एक डिफेंस इक्विपमेंट ही नहीं सेल परचेज होता है, मगर जब दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बातें होती हैं, तो ये जो बात होती है थोड़ी सी बड़ी गहन और अच्छी होती है। ऑस्ट्रेलियन चीफ के आने से यहाँ पर एक जो डिफेंस डिप्लोमेसी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इन इंडो स्पेसिफिक, इन एशिया, अमेरिका के लिए, और ये जो ऑस्ट्रेलियन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है और जो बाकी एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है एक रिविजनिस्ट कंट्री, उसका नाम है चाइना। ठीक है, आज ट्रेड टेरिफ वॉर के चक्कर में हम रशिया, चाइना, ब्राज़ील, ब्रिक्स ये सब कर रहे हैं, वो ठीक है, बिल्कुल वो भी बहुत वो सही रास्ता है। मगर ये याद रखिएगा कि एक्चुअली आपने बोला ना, ये पाकिस्तान आपका दुश्मन देश है। मैंने बोला इरिटेंट है, ठीक है। हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर है, जो हमें कभी आगे नहीं आने देगा और हमारी हर सक्सेस के ऊपर खुश नहीं होगा, वो है चाइना। ठीक है, क्योंकि चाइना आज चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें उसका भी हक हो, अमेरिका का हो, यूरोपियन यूनियन का हो। अभी आज वो बात कर रहा है, कल को वो यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करेगा जो चाइना लेड होगा। ठीक है, द लॉस्ट ग्लोरी विल कम बैक, राइट। इन एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन वो चाहता है सिर्फ एक देश आगे हो, और वो है चाइना। इंडिया का ग्रोथ विल नेवर बी लाइक्ड। क्या भारत अकेले इस चीज़ को थाम सकता है? नहीं थाम सकता। ऑस्ट्रेलिया, जापान आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन। तो ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट है, स्पेशली नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी इस चीज़ को समझ रहा है कि ट्रेड एंड डेट का जो एक ड्रैगन क्लॉ है अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉ है। ठीक है, मगर वो ये चाहते हैं कि अपनी ऑटोनॉमी के लिए अपनी जो डिफेंस है उसको सुदृढ़ करें, स्ट्रॉन्ग करें। ऑस्ट्रेलिया ने कई दिनों तक अपनी जो डिफेंस है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज पिछले 5-6 साल, 10 साल के अंदर उन्होंने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, और इस लिहाज से अगर उनका ये विजिट है हमारे देश के अंदर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। लेकिन सर, अभी चाइना का आपने जिक्र किया, तो अभी जब ट्रंप ने हमारे अगेंस्ट कुछ एक्शंस लिए तो चाइना ने उसमें हमें सपोर्ट किया और ट्रंप के अगेंस्ट स्टेटमेंट भी दिया। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, ये कहना मुझे लगता है गलत नहीं होगा कि एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और विजन होता है ना, हाँ, वो एक अलग होता है। ठीक है, चाइना का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? टू बी द नंबर 1 कंट्री इन द रीजन एंड द वर्ल्ड। उसके अंदर जो भी उसको रफ करेगा या compete करेगा, उसके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इन एनी केस हमारे साथ और उनके बीच में कई गैप्स हैं अभी। ठीक है, और जो 2 मैच्योर नेशंस होते हैं उन गैप्स को कवर करते हुए बातचीत करते हैं, राइट। वो हमारे साथ टेरर तो नहीं करता। हमारे साथ बॉर्डर के अंदर कोई चीज़ एपिसोडिक हो जाती है, उसके साथ में हमारे जब फेस ऑफ होता है तो उसके अंदर भी हमारे कई सिस्टम्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, राइट। मगर उसकी दिशा अलग है और हमारी भी दिशा अलग है, और उस दिशाओं के अंदर हमारा कंपटीशन है, और कंपटीशन है ऑफ मार्केट, जॉब्स, रिसोर्स, लेवरेजेस इन द वर्ल्ड, राइट, which in long term America, China will not like, even America doesn't like, right? आपको क्यों लगता है कि वो अमेरिका आज हमारे साथ क्यों ऐसे व्यवहार कर रहा है? क्योंकि आप आज चौथी पायदान पर हैं। आप चाहते हैं कि भाई मैं आपके, अमेरिका चाहता है कि आप उनके साथ रहो, नहीं चाहता है, कहता है उनके इशारों पे नाचो। वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रेटेंड। हाँ, वो दे आर वर्ल्ड लीडर, वो तो कोई नहीं मानता, कोई इसमें डाउट नहीं है कि वो तो वर्ल्ड लीडर है। उसकी जो इकोनॉमी है आज 30, इट इज़ ट्वाइस, 1.5 times ऑफ
चाइना, राइट। इनफैक्ट अगर आप पहले 10 इकोनॉमीज़ को देखें तो जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमी और नंबर 3 से लेकर के 10 तक की इकोनॉमी उससे ज़्यादा इकोनॉमी है, ज्वाइन कर दिया जाए, और चाइना की भी तकरीबन वैसी हालत है। सो बट क्या आप ये चाहोगे कि आपका देश दूसरे की इशारों पे काम करे? हमारा देश तो अपने देशवासियों के लिए काम करेगा, और ये एपिसोडिक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमको आज ज़रूरत पड़ती है हाथ मिलाना, तो हमें आज चाइना से हाथ मिलाना चाहिए। कल को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें अमेरिका से हाथ मिलाना है, तो हमको अमेरिका से हाथ मिलाना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट तो ऐसे ही चलता है। आप क्यों समझते हैं कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर कोई इतने टफ टैरिफ्स नहीं लगाए, बल्कि इंडिया के ऊपर लगाने की कोशिश करी? क्योंकि लेवरेज है, राइट। तो ये एक एपिसोडिक है। आज हमको भी ज़रूरत है, आज उसको भी ज़रूरत है, इसलिए वो हाथ मिला रहा है। कल को ज़रूरत नहीं होगी तो वो हाथ नहीं मिलाएगा। लेकिन सर, अगर हम चीन के राजनीतिक इतिहास की इससे पहले बात करते हैं, जिसका अभी आपने कई पहलुओं पर जिक्र भी किया, तो यही आपको नहीं लगता कि जो इसकी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो इसका बिहेवियर है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है ये सर बिल्कुल इम्पैक्ट डालता है। लोग डरे हुए हैं। आप एशियान कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ में जो उनका चाइना के साथ रिश्ता है वो वही है कि एक मास्टर टू स्लेव है। इट इज़ नॉट एट द इक्वल लेवल। बेचारे चू भी नहीं कर सकते, ठीक है। उनके इलाकों में एक फिलीपींस है जो उनसे आँख में आँख मिलाता है, ताइवान है और जापान है, थोड़ा सा मिलाता है, बिकॉज सबके पास में पीछे कुछ ना कुछ बैकिंग है, राइट। मगर ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं, छोटे कंट्रीज़ हैं, इनके यहाँ पे ट्रॉलिंग होती है, इनके यहाँ पे और कुछ होता है, ये बेचारे चुप रहते हैं। तो क्या आपका देश भी चुप रहना चाहेगा कल को या आज? आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल। लेकिन दलाई लामा को लेकर अभी चीन की तरफ से जिस तरह के स्टेप्स उठाए गए उनके अगेंस्ट, फिर जब हम तिब्बत में चीन की नीतियों की बात करते हैं, तो अगर इन दोनों पहलुओं पर हम एक नज़र डालने की कोशिश करें तो मानवाधिकार और साथ साथ भारत पर इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो कंपटीशन रहेगा। देखिए, जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारा देश अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कभी पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। तिब्बत, मतलब ये मेरा व्यू है, गवर्नमेंट का व्यू तो बिल्कुल, मुझे नहीं बिल्कुल। मालूम है। तिब्बत तो था एक अलग देश। इट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय फोर्स, ठीक है। देयर इज़ नो ट्रीटी पर से जिसके अंदर चाइना और तिब्बत के राजा और उनके बीच में बातचीत हुई और उन्होंने आकर के उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है। वहाँ पे जो तिब्बत के लोग हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है। आपको पता है, हान चाइनीज़ को बुला करके यहाँ रखा जा रहा है। उनकी जो पूरी कल्चर है वो चेंज किए जा रहे हैं, राइट। इवन जो दलाई लामा का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो उनका तरीका है, उसको भी सबवर्ट करके वो अपना एक नया तरीका लगाना चाहते हैं। उन्होंने एक बार चलाया भी, वो आदमी फेल हो गया। अरे रिनपोचे इज़ जस्ट नॉट नोन एनीवेयर। वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उनसे पूछो, चाइना वालों से, कहता है वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, राइट। तो वो जो चीज़ है कि वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बट कोई दुनिया में बात नहीं करती है, मगर हमारा देश उस चीज़ के बारे में बात करता है। ये जो प्रिंसिपल स्टैंड है ना, हमारा सिविलाइजेशनल स्टैंड है, यही चीज़ हमको बाकी सभी देशों से अलग रखता है, और हमें इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल स्टैंड क्या है कि हम अपने देशवासियों का ख्याल रखेंगे, देश में जो चीज़ गलत होती है हमने उसके बारे में बात करनी है, राइट। तो ये स्टांस है हमारे ख्याल से टुवर्ड्स दलाई लामा, और वो उसके अंदर हमारा, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही स्टांस है, गलत नहीं है। अच्छा सर, एक बार फिर से मैं कश्मीर पर आऊँगी। हमने अभी कश्मीर की करंट सिचुएशन की बात की, लेकिन एक बार फ्यूचर पर भी थोड़ी सी मैं आपसे चीज़ें समझने की कोशिश करूँगी। आपने भी जिक्र किया और हम देख भी रहे हैं ग्राउंड पर, आज कश्मीर का युवा पढ़ रहा है, वो चाहता है कि मैं कामयाब हूँ, देश को आगे मैं भी बढ़ाऊँ, मेरा योगदान। लेकिन आने वाले वक्त में अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो इंडिया के डेवलपमेंट में आपको क्या लगता है कश्मीर के युवाओं का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रह सकता है? भाई देखिए, कश्मीर के युवा, एक्चुअली कश्मीर के युवा में हम दो चीज़ें देखते हैं। हमें लगता है कश्मीरी मुस्लिम सिर्फ है, कश्मीरी मुस्लिम ही नहीं है, कश्मीरी पंडित हैं, बहुत अलग अलग लोग हैं। कई हिस्से में भले ही लिटरेरी सेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बोथ कश्मीरी मुस्लिम्स एंड इफ़ आई लुक एट जम्मू कश्मीर के गुजर, पहाड़ी, शिया, सुन्नी और डोगरा, सारे जो कम्युनिटीज़ हैं वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी में
हमारी जो एक इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के अंदर उन्होंने काफ़ी काम कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर अगर आप जाएं, मैं तो कई जगह जाता हूं, जब जैसे आप राजस्थान में चले जाएं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जाइए आप, यू विल फाइंड कश्मीरी स्टूडेंट्स देयर। आप किसी रेस्टोरेंट होटल वगैरह में चले जाएं, वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये बाहर आएंगे, एक इंटीग्रेशन होता है, और जब वो वापस जाते हैं तो एक जो गैप था ना हमारा 370 की वजह से, और धीरे धीरे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले वहाँ जाने के लिए आपको जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कई बार 12 घंटे लगते थे, और जब रोड बन जाता था तो 3-4 दिन में जाते थे, फ्लाइट से ही जा सकते थे। आज जो रोड है, मैं अभी पिछले साल बाय रोड गया था, 4 घंटे के अंदर आप उधमपुर से श्रीनगर पहुँच जाते हैं। जम्मू से टू श्रीनगर इज़ 5 hours, राइट। तो दैट्स द स्पीड ऑफ ट्रैफिक। फ्लाइट्स 20 साल पहले, 15 साल पहले 4 या 5 फ्लाइट चलती थी, आज फ्लाइट के आफ्टर फ्लाइट चलती है, ठीक है। वहाँ पे आपको टिकट मिलना मुश्किल हो जाती है, कई बार आपको 12,000, 15,000, 30,000 रुपए की फ़्लाइट टिकट खरीदनी पड़ती हैं। दैट्स द काइंड ऑफ प्रेशर विच इज़ हैपनिंग। सो जो ये इंटीग्रेशन है थ्रू एजुकेशन, थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, कितने कश्मीरियों ने पूरे देश के अंदर घर खरीदे हुए हैं, बैंगलोर के अंदर, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, वो यहाँ रहते हैं। जब ठंड होती तो इधर आके रहते हैं, जब गर्मी होती तो वापस अपने उसमें चले जाते हैं, कश्मीर में चले जाते हैं। तो ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, यही हमारे देश की यूनिकनेस है। एक टाइम में नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग नहीं जानते थे, मगर आज एक नॉर्थ ईस्ट और हमारा देश ऐसा कनेक्टेड है कि स्पोर्ट्स के एरिना में, अभी आप कश्मीरी बच्चों को देखिए, स्पोर्ट्स के एरिना में कितने बच्चे सामने आ रहे हैं जो हमारे देश के विभिन्न खेलों के अंदर काम करें। तो जब एक रिप्रेजेंटेशन होगा, मैं कई बार, हमारे इवेंट्स होते थे जहाँ पे मैं स्कूलों में जाता था, तो उसके अंदर जो ट्राइकलर पहन करके लड़के लड़कियों ने डांस करना है, कूदना है, देशभक्ति के उसके ऊपर काम कर, गाने वगैरह पे चलना है, उसमें कहीं कमी नहीं है। मगर हमारा फोकस पता कहाँ जाता है? हमारा फोकस वो थोड़े से लोगों के ऊपर जाता है जो नेगेटिव दिशा में चलना चाहते हैं। जब आप इस पॉजिटिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ये धीरे धीरे जो नेगेटिव है वो कम होता जाएगा। मगर क्या ये 1 साल में हो जाएगा? क्या 4 साल में हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जो सेंटर की निगाह है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर लंबे समय तक रहनी चाहिए, ताकि वो वायरस जो किसी ज़माने में 1947 में बोया गया, वो बढ़ गया था, म्यूटेट होता चला गया, वो म्यूटेट होने की नौबत आगे ना आए। लेकिन सर, आपने 15 साल से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में वक्त बिताया, आई थिंक। मैंने 30 साल में 7 टेन्योर किए, राइट। ये जो पूरा आपका वहाँ पर फेज रहा, जो वक्त आपने बिताया, मैं उस जम्मू कश्मीर को आपसे जानना चाहती हूँ। आज हम डेवलपमेंट की तो बात कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर कैसा था 2019 के 1990s के अंदर जम्मू कश्मीर ऐसा था कि रोड के ऊपर जाते थे, आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर, BSF कॉन्वॉय, CRPF कॉन्वॉय, सिविलियंस के ऊपर फायरिंग होती थी, ठीक है। ऑलमोस्ट लॉसेस, हर रोज़ कोई ना कोई लॉस होता था, या तो सिविलियन मरता था या फौजी मरता था, वर्दीधारी मरता था, ठीक है। धीरे धीरे राष्ट्रीय राइफल क्रिएट की गई, और राष्ट्रीय राइफल जब आई, उसने जब कंट्रोल लेना शुरू किया धीरे धीरे, तो जो टेररिस्ट थे वहाँ पर वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हुए। एक टाइम था फॉरेन टेररिस्ट बहुत होते थे, उनको लगा कि इससे वो तालिबान जीत के वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। फिर धीरे धीरे उसमें भी कई चीज़ें हुई। उसमें एक ये हुआ कि जो टेररिस्ट होते थे उनको धर्म के नाम पे बुलाते थे कि यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे लोगों को पूजा करने की आज़ादी नहीं है। लोग जब वो भी आते थे यहाँ देखते थे कि भाई ये तो कुछ और ही चक्कर है, यहाँ तो सब कुछ था, 5 नमाज हो रही हैं, बिल्कुल खुलेआम हो रही हैं, और जिसके अंदर एंटी इंडिया बातें भी हो रही हैं, बाय द वे, इतनी आज़ादी है यहाँ पर, राइट। तो वो धीरे धीरे कम होते हुए 90s तक बहुत कम हो गया। मगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमको लगता है कि सक्सीड हो गए और हम तुरंत सेलिब्रेशन शुरू कर जाते हैं। हमने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया, और हमें ये नहीं समझ में आया कि जो पाकिस्तान है उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो इवॉल्व होती रहती है, राइट। तो फिर दोबारा से 2000 के अंदर एक ये प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हुई। मगर एक टाइम था
टेररिस्ट एक्टिविटी का, किलिंग्स का, एक टाइम था रेप्स का, वुमेंस को ब्रूटलाइजेशन का, एक टाइम था जब जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी पंडित्स को निकाला गया, उनको ही नहीं निकाला गया, कई मुसलमान कश्मीरी मुस्लिम भाई जो समझदार थे, जो इन सब चीज़ों में नहीं हिस्सा लेना चाहते थे, उनको भी मारा गया, उनको भी बाहर निकाला गया, लोग छोड़ के चले गए। और धीरे धीरे जो एक स्कूल कॉलेजेस का जो समय है वो वापस आना शुरू हुआ। और फिर एक सीज़न हुआ पथराव का जो मिड 2010 के बाद में स्टार्ट हुआ, 2008 से लेकर के 16 के आसपास तक चला। और फिर जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर गिरफ्त डाली, वो भी सिस्टम अभी ख़त्म हो गया। तो एक सीज़न था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान टेररिस्ट का, फिर एक सीज़न आया लोकल टेररिस्ट का। अब वहाँ पे जो लोकल टेररिस्ट भी हैं, जो लोकल बच्चे जिनको दिमाग से चेंज करके टेरर में डालते थे, वो भी रिक्रूटमेंट अभी ख़त्म हो गया। मुझे जैसा ज्ञात है इस साल सिर्फ एक लड़के ने टेरर ग्रुप को ज्वाइन किया, पिछले साल 6 थे। जब मैं था वहाँ पे जीओसी तो हर साल 150 लोकल लड़के ज्वाइन करते थे। मैं 2017-18 में जीओसी था, फिर मैं कोर कमांडर आया 19-20 के अंदर, 20-21 के 21-22 के अंदर, 21-22 के अंदर भी तकरीबन 100-150 थे। जब तक मैंने छोड़ा तो वो 40-50 में नफरी आ गई, आज 1 पे आ गई। तो एक जो ग्राफ है वो धीरे धीरे पथराव, जब मैं जीओसी था रोज़ पथराव होता था सैकड़ों की तरह। उसमें आपने वीडियो देखे होंगे, लोग उसकी पुलिस की गाड़ी पे कूद करके डंडों से मार रहे हैं, वो सब चीज़ें कंट्रोल में हैं। तो समय चेंज हो गया। बिल्कुल सर, लेकिन आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा चैलेंज कश्मीर बॉर्डर हो या फिर जो वेस्ट साइड बॉर्डर्स हैं, चीन और पाकिस्तान दोनों की सेना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए? या चैलेंज तो है, बट वो फिर वही है, हमारे देश की सेना का काम यही है कि उस चैलेंज को मैनेज करना है, दोनों तरफ कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे एक प्रिंसिपल एनिमी है और एक प्राइमरी हमारा जो हर रोज़ हमको परेशान करने वाला है, उसकी कैसे साथ में डील करना है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सेना दोनों फ्रंट को मैनेज करने के लिए काफ़ी सक्षम है। और इसका जीता जागता उदाहरण तो अभी हमने देखा, सिंदूर में देख लिया। और ये भी एक चीज़ बता दूं कि कल को अगर लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है, चाइना बहुत समझदार देश है, वो ये गलतफहमी कभी नहीं करेगा कि एक प्रोफेशनल आर्मी के साथ में कुछ गलत काम किया जाए। मगर ये तभी पॉसिबल है क्योंकि अब मैंने बता दिया ये चीज़ सक्षम है, तो हमारी तो गवर्नमेंट और हमारे लोग तो कहते हैं वो सक्षम है, छोड़ दो, अभी क्यों हथियार देना, फौज कम कर दो। विकसित भारत 2047 के लिए सुरक्षित भारत 2047 भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी देश इकोनॉमिक रास्ते पे प्रगति तभी कर सकता है जब उसकी सेनाएं भी साथ साथ बढ़ें। अगर आपकी सेनाएं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, वो पैसे के मामले में बहुत धनी है, मगर आज उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए हमेशा अमेरिका का सहारा लेना पड़ता है। तब ट्रंप नेटो के पास आकर के जब वो बात करता है तो उनको ऐसे देख के बात करता है कि तुम 5% पैसा दो, ठीक है, ही इज स्कूलिंग देम। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके देश के नेता को स्कूल ना होना पड़े तो आपको अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। दूसरी बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 0.5 थ्रेट जो एक जनरल रावत साहब बोला करते थे, वो आज 1 थ्रेट है। देश की सेनाएं बाहर देख सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं, लड़ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, मगर देश के अंदर की जो थ्रेट है वो देशवासियों को देखना पड़ेगा। जागृत रहें, अवेयर रहें, अलर्ट रहें। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारे देश के सामने नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उसके वीडियोस हमने कई इस तरह के देखे भी हैं। क्योंकि सैन्य हलचल जब होती है तो सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि वो बहुत ज़रूरी है कि गोपनीय रखी जाए। 3 चीज़ें थी आकांक्षा। वो फर्स्ट चीज़, पहलगाम हुआ और कहीं कहीं स्ट्रीट पे चल रहा था कि ये पहलगाम के पीछे गवर्नमेंट है, चल रहा था ना, स्ट्रीट प्रोटेस्ट थे, चेक करो कौन है। आप पाकिस्तान का नैरेटिव यहाँ चला रहे हो, गलत है। कई लीडर्स ने बोला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने बोला है, टॉप लीडर्स ने बोला है कि ये तमाशा था। आप
देश की छवि को ही नहीं खराब कर रहे, मगर आप देश की सेना को भी बता रहे। देखिए, देश की सेना 5 साल 10 साल पहले अलग होती थी, उसको पता नहीं होता था। हमारे पास न्यूज़पेपर भी 10-15 दिन बाद पहुंचता था, तो आप पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है। आप अपने दिनचर्या में इतने मशगूल हो, आपको पता नहीं चल रहा। मगर आज हर जगह पोस्टर के ऊपर टेलीविज़न है, मोबाइल है। आज बच्चा, एक जवान 18, 19, 20 साल, 25 साल का जवान बर्फ़ के अंदर देश की सेना का मुस्तैदी से नौकरी कर रहा है। ऑपरेशन महादेव में जिस और लोगों ने ऑपरेशन किया, जिन्होंने टेररिस्ट को मारा, और आप ये बता रहे हो कि ऑप महादेव पार्लियामेंट के पहले दिन या दूसरे दिन क्यों हुआ? उस ऑफिसर और जवान के ऊपर क्या बीतती है, ये सोचना है। प्लस ये तो इंटरनल है, एक्सटर्नल लोग क्या सोचते हैं। बिकॉज आपने जब एक बार बाइट दे दिया, पुराने ज़माने में सब बरी हो जाता था। ये डिजिटल बाइट, ट्विटर के अंदर पिक्चर, ये सारी रिकॉर्ड होकर के सेव होती है और दोबारा यूज़ होती है। तो एक थ्रेट ये है। दूसरा थ्रेट इन्फ्लुएंसर्स, पेड, जो लोग बात करते हैं नेगेटिव, लोग सवाल का जवाब मांगते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, कॉन्वॉय चल रही है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पीछे, वो ज्योति और उन मैडम लोगों का जो गैंग है, ये बड़ा ख़तरनाक है। और जो तीसरा है जवाब मांगना। अरे अभी ऑपरेशन चल रहा है, आप ये पूछना चाहते हो कि आपके कितने एयरक्राफ्ट गिर गए। अमेरिका के लोगों ने अमेरिका से पूछा कि इराक अफ़गानिस्तान वॉर में आपके कितने लोग मारे गए, कितने आपके एयरक्राफ्ट नीचे गिरे। यूक्रेन रशिया से पूछा जा रहा है। इज़राइल और ईरान के अंदर 2 हफ्ते, ये 10-12 दिन का ऑपरेशन हुआ, उसके बारे में कोई देश पूछ रहा है। ये सब चीज़ें क्लासिफाइड होती हैं, उसका एक रीज़न होता है। मगर ये पूछना, कल को तो लोग आ जाएंगे कि भाई आप कैसे ऑपरेशन कर रहे हो, हमको प्लान बताओ, हम अप्रूव करेंगे। तो ऐसे तो लड़ाई नहीं होती है ना। बिल्कुल। सो वो जो 0.5 थ्रेट है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर हम इंटरनेशनल मंचों की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में भारत की स्थिति बहुत स्ट्रांग हुई है। कश्मीर का मुद्दा हमेशा से पाकिस्तान उठाता रहता है, लेकिन उसको उसमें सफलता नहीं मिली। भारत के लिए आप इसे कितनी बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखते हैं? कई बार मैं ना सोशल मीडिया पे भी आया, ट्विटर वगैरह पे हूँ, तो मैं कई बार देखता भी हूँ। लोग कमेंट मारते, बहुत इंपॉर्टेंट लोग बोलते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी इज़ फेल्ड। ठीक है, जस्ट बिकॉज हमारे लोग उस डिप्लोमेसी के बारे में बात नहीं करते हैं। और मेरे ख्याल से ये हमारे देश की सभ्यता भी है कि हम अपनी सक्सेस के बारे में ज़्यादा ऊंची कूद के बात नहीं करते। हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स अलग होता है, बट एक इंटरनेशनल डोमेन में नहीं करते। बहुत बड़ी सफलता है। 2-3 चीज़ें हैं जो करी, जैसे कोविड के टाइम पे लोग कंपेयर करते हैं। लोग कंपेयर ये करते हैं कि अमेरिका के अंदर जब कोविड वैक्सीन बन रही थी तो उन्होंने अपने देश के लिए ही रखा, हमारे देश ने कोविड वैक्सीन लोगों को दी। जब इवैक्यूएशन होता है किसी आपदा में या कहीं प्रॉब्लम होती है, जैसे ईरान का हुआ, तो उसमें आपने बांग्लादेश के लोग, नेपाल के, श्रीलंका के लोग निकाले। ये देखने में छोटा लगता है, राइट, बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। और जाहिर है कि अगर आपका जहाज़ जा रहा है, आपके प्लेन्स जा रहे हैं, आपके पोत जा रहे हैं, आपके शिप्स जा रही हैं, तो फिर जहाँ हमारे लोगों को कमी हो रही है, मगर उनके साथ में आप पैसा लगा के, रिस्क लेकर के अपने लोगों को भेज रहे हैं। हमारी इंडियन जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन चल रहे हैं, कई लेवल के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इंगेज किया, और ख़ास तौर से ग्लोबल साउथ को इंगेज किया। जो ग्लोबल साउथ बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, जहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड ने सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का काम किया, चाइना ने सिर्फ डेट के साथ में उनके साथ में डील किया। चाइना का काम करने का तरीका बहुत सही है, वो आपको पैसा देंगे और पैसे देने के साथ में आपको बिल्कुल भूखा नंगा कर देंगे, राइट। ये लोग समझने लगे हैं। जब इंडिया देता है पैसा तो एज अ फ्रेंडली कंट्री देता है, एज अ इट गिव्स अ वेरी वेरी सॉफ्टर लोन, राइट, अगर लोन पे भी जाता है। तो वो जो चीज़ें, हमारी जो रणनीति है मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के साथ में जो एंगेजमेंट है, वो बहुत अच्छी रही है। और आप सबसे बड़ी देखिए, 4 साल यूक्रेन रशिया लड़ाई के अंदर सारे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमारे पीछे पड़े थे कि आप रशियन ऑयल मत लीजिए, मगर हमारे तो बिजनेस चलते रहे। ये अभी ट्रंप के आने के बाद में कुछ थोड़ा सा माहौल गर्म हुआ है, बट वी हैव बीन डूइंग आवर बिजनेस विद रशिया, राइट, and we are the only country which have been doing business with Russia
ऑन इंडियन रूपी रूबल सिस्टम, राइट? चाइना भी कर रहा है बट हमारा चल रहा है. सो आई थिंक इट्स अ मेजर. आप गल्फ कंट्री के अंदर देखिए, आपने कभी सोचा था कि वहाँ मंदिर बन जाएंगे? चलिए सब छोड़ दीजिए. ट्रंप ने ज़ेलेंस्की, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, सभी लीडर्स के साथ बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव ऊपर नीचे बोला है. आज अभी तक मोदी के बारे में कोई नेगेटिव नहीं बोला. इवन ट्रम्प को तो बार बार मुझे लगता है ये लोगों को बताना पड़ रहा है, वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हैं. नहीं, वो ठीक है, वो तो सीज फायर बोल रहा है, वो उसका तरीका है. वो न्यूयॉर्क का रहने वाला है. न्यूयॉर्क के अंदर लोग दबंगई से काम करते हैं. अमेरिकन वेस्ट होता है, गन निकाली, धमकाया, ये सब ट्रेड डील का उसका तरीका है. दैट इज हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग. मगर उसकी जो डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग, उसने एक भी ट्वीट में हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी टॉप लीडरशिप के बारे में नेगेटिव कुछ नहीं बोला है. बिल्कुल नहीं बोला ना. इजंट इट अ सक्सेस? सारी थ्रेट हो रखी हैं कि हम आपके पास इतने टैरिफ लगाएंगे, उसका रीज़न है, राइट? वो भी एक अचीव करना चाहता है. वो बार्टर हो रही है, वो देखेंगे एक महीने के अंदर क्या होता है. भाई कनाडा के ऊपर इसने लगा दिया 25%, ठीक है, वहाँ तो कोई रोना नहीं हो रहा, मगर हमारे देश के अंदर पूरा रोना हो रहा है. वो अपने देश के हित के लिए काम कर रहा है, आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो. और वो समझता है मगर वो हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहा. कोई भी नेगेटिव लैंग्वेज उसने आज तक यूज़ नहीं किया. आई थिंक दिस अ बिग सक्सेस. थैंक यू सो मच सर. आपने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों को दिया है, और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पूरी कॉन्वर्जेशन में समझ आई है कि हमने बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में राह निकाली है, और अभी ये सफ़र जारी रहने वाला है. जैसे सर ने अभी जिक्र किया था कि सिर्फ बात विकसित भारत 2047 की नहीं है, बात है सुरक्षित भारत 2047 की.